एक तरफ ईएमआई का बोझ और दूसरी तरफ पोजेशन में देरी। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है। देश भर में लाखों लोग ये दर्द झेल रहे हैं, लेकिन अब पोजेशन का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट कानून के मुताबिक घर के पोजेशन में देरी पर बिल्डर्स को 11.2% की दर से ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है। कानून के मुताबिक अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करना होगा। नए कानून के मुताबिक बिल्डर्स को प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख, फ्लैट के साइज और उनमें जो सुविधाएं दिए जाने के वादे किए गए उन सब की जानकारी देनी होगी। ग्राहक को मुआवजा उसकी ओर से बिल्डर को चुकाई गई रकम पर मिलेगा। यानी 60 लाख के मकान के लिए ग्राहक ने 40 लाख रुपए का भुगतान किया है तो मुआवजा 40 लाख रुपए पर ही मिलेगा। इन नियमों पर 8 जुलाई तक आम लोगों के सुझाव भी मांगे गए हैं। आपको बता दें कि अब तक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत पोजेशन में देरी पर बायर्स को मुआवजा मिल सके। मुआवजे का मामला सिर्फ ग्राहक और बिल्डर्स के बीच तय हुए एग्रीमेंट के जरिए तय होता है, जिसमें ग्राहकों के लिए मुआवजे की रकम बेहद कम होती है। आमतौर पर यह रकम 5 से 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होती है, लेकिन अब नए नियम के तहत बिल्डर्स को 11.2% की दर से ग्राहकों को जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही अगर ग्राहक बिल्डर को पेमेंट करने में देरी करे तो उसे भी इतना ही जुर्माना देना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस नियम के लागू होने के बाद फ्लैट बायर्स के अच्छे दिन आ जाएंगे? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और ये मुद्दा किसी एक शहर या 2-4 फ्लैट बायर्स से नहीं जुड़ा है। देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें फ्लैट बुक किया, उन्हें 2 या 3 साल में पोजीशन का वादा किया, लेकिन हालात तो ये है कि लोग 4-4, 5-5 साल से अपने पोजीशन का इंतजार ही कर रहे हैं। एक तरफ घर के रेंट का बोझ तो दूसरी ओर ईएमआई की मार। लेकिन अब तक फ्लैट बायर्स के पास सिवाय बिल्डर की मनमानी बर्दाश्त करने की कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में सरकार का ये नया प्रस्ताव लोगों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आया है। तो क्या वाकई पोजीशन में देरी पर 11% मुआवजे का ये प्रस्तावित कानून बायर्स की मुश्किल दूर कर देगा? इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। बिल्डर्स पर गाज, ग्राहकों को ब्याज। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो से ललित टेकचंदानी, रियल एस्टेट एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। अमन पवार है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। नवीन रहेजा, चेयरमैन एनएमडी रहेजा ग्रुप। और नितिन सक्सेना, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब ये जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट कानून है जिसे मुआवजे का प्रस्ताव है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं कि इससे किस तरीके से जो कंज्यूमर है बेनिफिट होगा। पोजीशन में देरी पर बिल्डर्स को 11.2% ब्याज देना पड़ सकता है और ग्राहकों को 11.2% तक का मुआवजा मिलेगा। और ये तो फिलहाल ग्राहकों को मिलेगा और सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट कानून में ये मुआवजे का प्रस्ताव दिया गया। और जो मुआवजा है, आपको बता दें, बैंक के बेस रेट से 2% ज्यादा होगा और बिल्डर को चुकाई गई रकम के आधार पर यह मुआवजा मिलेगा। अगर आप 50 लाख दे चुके हैं बिल्डर को तो उसी रकम के आधार पर यह मुआवजा दिया जाएगा। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वाले प्रोजेक्ट भी रेरा के दायरे में आएंगे। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के प्रोजेक्ट्स हैं, पेमेंट में देरी पर ग्राहकों को भी आपको बता दें जुर्माना यहां देना होगा। कानून के नोटिफाई होने के 3 महीने के भीतर रेगुलेटर का गठन हो जाएगा और राज्य, केंद्र शासित राज्यों में स्थापित होंगे रेगुलेटर और बिल्डर को प्रोजेक्ट के पूरा होने की तारीख भी बतानी होगी। फ्लैट के साइज की जानकारी भी यहां पर बिल्डर को देनी होगी और नियमों पर 8 जुलाई तक आम लोगों के सुझाव भी मांगे गए हैं। अपार्टमेंट का साइज बढ़ाने के लिए अलॉटी की अनुमति भी लेनी होगी। इससे पहले शायद ऐसा नहीं होता था और कम से कम 70% अलॉटी से अनुमति यहां पर लेनी होगी अगर कोई भी चेंज प्रोजेक्ट में किया जाता है तो। और फिलहाल के नियम क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा कानून है, जो नियम है, पोजीशन में देरी पर जुर्माने का कोई भी नियम नहीं है। तो अगर
देरी हो रही है पोजीशन में तो होम बायर यूं ही लटक रहा है, उसको अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के आधार पर जुर्माना तय होता है, तो मौजूदा नियम क्या कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्डर की तरफ से बेहद कम जुर्माना तय यहां पर अभी किया जाता है। खरीदारों को 5 से 10 स्क्वायर फीट की रकम बिल्डर्स अदा करते हैं और पोजीशन पर अगर देरी हो जाती है तो उस पर कंज्यूमर फोरम में शिकायत की जा सकती है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम के अलावा ये भी एक विकल्प है आपके पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत कर सकते हैं। और फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है तो NCDRC में आप शिकायत करें। तो फिलहाल जो नियम है वो क्या कहते हैं वो हमने आपको बताया है। तो चलिए खास मेहमानों का अब हम रुक करते हैं, लेकिन सबसे पहले ललित टेकचंदानी जी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सरकार की तरफ से ड्राफ्ट कानून है इसमें हालांकि आम लोगों की भी राय मांगी गई है, आपको लगता है कि अगर एक कानून बन जाएगा तो बहुत बड़ी राहत है होम बायर्स के लिए, और किस तरीके से राहत लेकर आएगा? देखिए राहत तो ये जो रियल एस्टेट बिल आया है काफी पॉजिटिव है। देखिए इस समय सेंटिमेंट्स उठाने की बहुत जरूरत थी मार्केट में, तो ऐसे बिल्स और ऐसी जो पॉलिसीज आती है इससे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखें इसमें, अगर हम इसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे कर देते हैं तो मेरे ख्याल से जो अपनी डिलीवरी की उम्मीद रख रहा था उनको तो कभी डिलीवरी मिल ही नहीं सकती, बिकॉज बिल्डर अपना सारी जिंदगी वो ब्याज ही देता रह जाएगा आपको 11% का, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो इसमें बैलेंस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक बैलेंसिंग एक्ट लाने की जरूरत है किसी ना किसी तरीके से। बिल्डर को भी देखिए, जो भी ये सिचुएशन हुई है, जो सेंटिमेंट्स डाउन हुए हैं उसमें 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बिल्डर लोग ही हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्फोर्स सिचुएशन है उनके ऊपर, ये खुद की क्रिएटेड सिचुएशन है। बट अब इससे निकलना कैसे है, कहीं ना कहीं उस पर एक चर्चा, उस पर कुछ पॉलिसीज, कुछ उस पे काम जरूर होना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि अभी भी बैलेंस बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है बहुत से पहलुओं पर इस ड्राफ्ट में। यहाँ पर नितिन जी एज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट, जैसा कि अभी यहाँ पर ललित टेकचंदानी जी की तरफ से कहा गया कि अनबैलेंस्ड है, क्योंकि जहां पर ब्याज की बात की गई है तो बिल्डर तो सिर्फ ब्याज ही यहाँ पर देता रहेगा। तो आपको भी यही लगता है क्या ये जो ड्राफ्ट में तमाम बातें कही गई, प्रावधान रखे गए हैं, ये ठीक नहीं है, इससे बिल्डर पर बोझ पड़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्डर पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बिल्डर ने इतना कंज्यूमर को हैरेस किया है, इतना ज़्यादा हैरेस किया है, कुछ कहने की हद नहीं। हर चीज़ पर कभी PLC, कभी IDC, कभी EDC, ये इतने दुनिया भर के चार्जेस बिल्डर ने कंज्यूमर को लगा दिए हैं। अट्रैक्ट और फ्लैट कंज्यूमर जब लेता है तो मालूम पड़ता है कि 1500 स्क्वायर फीट का एक्चुअल में फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है। मतलब इधर भी धोखा, मतलब हर तरह से बिल्डर ने कोई कमी नहीं छोड़ी और पोजीशन नहीं दिया, खुद की गलती है, फिर भी होल्डिंग चार्ज ले लिया उसके ऊपर। मतलब जहां उसकी मन मर्जी हुई वो उसने वो सारे काम किए हैं और वो कंज्यूमर के पास कोई भी विकल्प नहीं था। एक तरह से हम कहते थे कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर उसके आगे एक तरह से बनता है तो आप विकल्प तो जाहिर है कि ये अगर ये हाँ एक कानून था जो एक कंज्यूमर कोर्ट का, उसमें भी सालों लग जाते थे। उसके अंदर भी बिल्डर्स है ना इस तरह की सेटिंग कर लेते थे कि अपने एडवोकेट्स के साथ, जो वहाँ के जुडिशियल, क्योंकि वहाँ पे भी रिटायर्ड जजेस बैठे हैं, रिटायर्ड मेंबर्स बैठे हैं, उनके साथ भी सेटिंग करके सालों लंबित कर देते थे उस मैटर को। और फिर अगर मैटर नेशनल कमीशन में जाता था तब उनकी आंखें खुलती थी बिल्डर्स की कि अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे। जी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इन्होंने मैनेज किया। कंज्यूमर को 5-5 साल 6-6 साल उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में रुलाया, फिर उसके बाद 2-3-3 4-4 साल स्टेट कमीशन में रुलाया, फिर नेशनल कमीशन में इनकी आंखें खुली हैं। जी जी। जहां इन पर हैवी पेनल्टी इंपोज हुई है, 18% इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुई है। तो एक लड़ाई इसे समझ लीजिए, होम बायर जो लड़ रहा है अपने एक अदद आशियाने को पाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, नवीन रहेजा जी का रुख करते हैं। नवीन जी इस पर जी तो आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ नवीन रहेजा जी भी जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अमन पावर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस भी बने हुए हैं। अमन जी, सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आप मानते हैं कि ये सही दिशा में उठाया गया कदम है सरकार की तरफ से? देखिए शिल्पा जी, जो ये बिल है ये अपने आप में जितना कॉम्प्रिहेंसिव अभी है कि नहीं है वो तो टाइम बताएगा, पर ये मॉडर्न इंडिया का सबसे ज्यादा प्रो कंज्यूमर लेजिस्लेशन जिसे कह सकते हैं वो है ये। 2013 में सबसे पहले यूपीए ने इसको इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में,
और ये 2009 में यूपीए गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में वायदा था अपने वोटर्स से कि जो ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है ये हम जो होम बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए लेकर के आएंगे। और आपको याद होगा कि जब ये 2013 में इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था तो वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि अगर 2014 में हम आउट ऑफ पावर भी चले जाते हैं तो ये बिल लैप्स ना हो जाए, हमारा जो वादा था लोगों से वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए। इसीलिए जब 2014 में भी बीजेपी की सरकार बनी तो ये जो बिल था ये ऐसे का ऐसा स्थिर खड़ा रहा और इसको ये लैप्स नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी को भी इस पे आगे जो थी जो कार्रवाई थी इनको करनी पड़ी। पर फिर उसके बाद ये जो था ये स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी की काफी रिकमेंडेशंस इस पे आई और मुझे इस बात का मौका मिला कि मैं इस बिल की डेवलपमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो जब स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन आई तो वो 2014 का एक नया बिल जो एनडीए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पर, तो एनडीए सरकार ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था उसमें जो कारपेट एरिया की डेफिनेशन थी जो एकदम जिसको कहते हैं जो सेंटर पॉइंट था बिल का वो ही चेंज कर दी थी। क्योंकि कारपेट एरिया के नाम पर जिस तरीके से लोगों को आप अभी जैसे बता रहे थे जो दूसरे एक्टिविस्ट भी कि बिल्डर कहता था कि 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है तो जो असली में मिलता था वो शायद 700 या 800 स्क्वायर फीट बहुत कम होता है। तो जो मेन इसका जो थ्रस्ट था कारपेट एरिया की डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई थी। फिर उसके बाद जो एक्सटेंशन जो बिल्डर हर बार किसी ना किसी बहाने बायर से लेते रहते थे, जब आपने प्रोजेक्ट बुक कराया तो आपको बिल्डर ने कहा कि 2 साल में आपको आपका मकान बनकर के तैयार मिल जाएगा और फिर किसी ना किसी बहाने 2 का 4 साल हो गया, 4 का डेडलाइन 6 साल हो गया। तो ये जो एक्सटेंशन वाली बात थी इसके लिए भी एक लूप होल खोल दिया था सरकार ने। 1 मिनट मेरे को पूरा करने दीजिए। तो आपको याद होगा कि उस टाइम पर जो सब होम बायर्स एसोसिएशंस थे वो हमारे जो पार्टी के उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी उनसे मिले। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि राज्यसभा में जो नंबर थे वो हमारे फेवर में थे तो पार्टी ने एक कंसेंसस बनाया, एक डिसीजन लिया कि जो ये फॉल्टी बिल जो बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद 2014 में उसमें जो मेजर चीजों में जो अमेंडमेंट थी वो बीजेपी रोल बैक करे और दोबारा से जो बिल की जो इसके पीछे जो प्राइमरी मंशा थी कि इसको प्रो कंज्यूमर होना चाहिए वो दोबारा से लेकर के आई जाए। तो वेंकैया नायडू जी ने राज्यसभा में इस बिल को दोबारा सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा। सेलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, कारपेट एरिया की डेफिनेशन जैसे पहले थी दोबारा चेंज हुई, एक्सटेंशन टाइम बिल्डर को मिलने का कोई प्रावधान उसमें नहीं रखा गया। जो जैसे आपको याद होगा कि कई बिल्डरों ने लॉन्च किया कि गोल्फ व्यू अपार्टमेंट मिलेगा, बाद में गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के आगे एक और बिल्डिंग खड़ी कर दी तो वो व्यू ही खत्म हो गया था। तो जो स्ट्रक्चरल डिजाइन चेंज करने का भी प्रावधान था वो भी खत्म कर दिया गया इस बिल में से। तो अब जो सरकार आज जो प्रपोज कर रही है कि जो 11.2% इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये एक वेलकम स्टेप है और हम कहेंगे कि ये जैसे एनसीडीआरसी कहीं आपको अभी आप हाल ही में देखा कि यूनिटेक और डीएलएफ के काफी केसेस में एनसीडीआरसी ने 18% तक इंटरेस्ट दिया कंज्यूमर्स को। जरूर हो सकती है अगर कानून में लैंडमार्क आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त नवीन रहेजा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल स्पोक्सपर्सन बीजेपी भी बने हुए हैं। आपका रिएक्शन सर यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपकी सरकार की तरफ से ये ड्राफ्ट फिलहाल तैयार किया गया है जहां मुआवजे का प्रस्ताव है, लेकिन यहाँ पर सवाल है होम बायर्स का कि वो लगातार एक मकान के लिए जिसके लिए वो पैसा दे चुके हैं उसके लिए फाइट करते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्डर्स भी लगातार अपनी मनमानी करते हैं। और उधर अगर कांग्रेस की बात की जाए, जैसा कि रिएक्शन दिया जा रहा था यहाँ पर अमन पवार की तरफ से, तो आपको नहीं लगता इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है? इंस्टेड ये कि होम बायर्स को उनका हक दिलाया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं जाता। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई बातें की, उसमें तो उसके हिसाब से तो ये लग रहा था कि कांग्रेस ही सब काम में इसमें ये जो कर रही है ये है। लेकिन अल्टीमेटली हमें अगर इतिहास में बहुत ज़्यादा ना भी जाएं तो यह कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि 2013 में क्यों लाए, जब इनकी सरकार जा रही थी। जब अगर ये प्रॉब्लम कोई 2013 में तो होम बायर्स का प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ,
यह जो क्रोनी कैपिटलिज्म कांग्रेस और यूपीए सरकार का हॉलमार्क बन गया था, जिसमें बिजनेसमैन, बिल्डर और ये पॉलिटिशियंस ये करते थे, ये कोई 2013 में नहीं शुरू हुआ था। ये जो प्रॉब्लम आज आप देख रहे हैं, ये यूपीए सरकार की 10 साल की देन है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि यह जो अच्छा बिल है, चाहे किसी ने भी ड्राफ्ट किया हुआ, लागू तो हमने किया ना। आज ये रूल्स लाए, हम लाए, तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को, भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को देना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं कहना। गोपाल जी, क्रेडिट लेने की बात नहीं है, मेरी बात होने दीजिए। जी, यहाँ पर किस तरीके से राहत दी जाएगी, जो अकेले चूंकि खड़े हुए हैं उनको राहत किस तरीके से दी जाएगी, ये मुद्दा उठ रहा है। बहरहाल अमन जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। जी आज नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए, फिर बोलने दीजिएगा। गोपाल जी, बात मुझे पूरी करने दीजिए, अपनी बात फिर ओछी और अच्छी बात। चूंकि और भी मेहमान है इस डिबेट में, सभी को वक्त देना है। नवीन रहेजा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जल्दी से नहीं, मैं जल्दी से कह देता हूँ। पहली बात है, जो रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पार्किंग का एक सिस्टम बन गया था, वह यूपीए सरकार की देन है। उस पार्किंग के सिस्टम को हमने ब्रेक किया है। दूसरी बात क्या है कि यह जो कंज्यूमर्स का फायदा होना, यह जो आज की डेट में समस्या का समाधान इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है। तो यह जो ड्राफ्ट बिल है, इसको अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को लागू करना पड़ेगा। ये जो सेंटर ने रूल्स बनाए हैं, ये तो डायरेक्टिव या गाइडलाइंस हैं। आज भी कांग्रेस को और बाकी सरकारों को चाहिए कि अपने स्टेट गवर्नमेंट को कहे कि 6 महीने में, 1 मई के अंदर अगर ये 6 महीने में ये रूल्स अडॉप्ट नहीं करते तो ये सारी बातें ही रह जाएंगी। तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, सेंटर कुछ बहुत इसमें कर नहीं सकता। ये जो गाइडलाइन प्रिंसिपल दिए हैं, इसीलिए सेंटर अब कोशिश कर रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दे। तो चलिए, अब राज्यों के ऊपर भी राज्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से जल्द से जल्द वो रेगुलेटर का गठन करते हैं। आप हमारे साथ गोपाल जी बने रहिए। यहाँ पर अमन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर चूंकि मुद्दा ये उठा है कि होम बायर्स का मुद्दा है, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज किया जाता है और हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश में यहाँ पर जुटा हुआ है। लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी जब होम बायर से मुलाकात करते हैं, तो अगर उस वक्त पर जाया जाए तो तब तक शायद आपकी पार्टी चुनाव हार चुकी थी। ये बताइए कि उससे पहले भी आप सत्ता में रहे 10 साल, उन 10 सालों का अगर आंकलन किया जाए तो इस बारे में क्या कभी पार्टी ने कोई सोच विचार किया, क्या कोई कदम उठाया गया, तब इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? शिल्पा जी, मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए था कि मैंने अपने पहले जो ओपनिंग रिमार्क्स में क्या बोला था, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमें पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इतना समझता हूँ, क्योंकि 2009 में जब हमारा मैनिफेस्टो जो यूपीए लेकर के आई थी, तो शुरुआत तो उसमें हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल प्रॉमिस किया था, और तो 2012 में जो इसका ड्राफ्ट था वो तैयार हो गया था। 1 साल के 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, इतना गोपाल जी घबरा क्यों रहे हैं? इनको भी जी अमन जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। तो 2012 में जब ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ, 2012 में जब ड्राफ्ट बिल आया, उसके बाद जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट ने इसको डिसीजन लेके जो और इसमें चेंजेस थे और इसको कैसे सशक्त और किस तरीके से और प्रो कंज्यूमर इसको बनाना चाहिए, क्योंकि जो एक सिंगल एजेंडा था इस बिल को लाने का, वो सिर्फ ये था कि जो अग्रीव्ड बायर्स हैं, जिस तरीके से जो बिल्डर्स इन पर सालों से हावी हो रहे हैं, उनको कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए। तो इसीलिए जो 5 मेन जो चीजें थी इस बिल में जब ये लेकर के आए हम 2013 में, वो ये थी कि जो कारपेट एरिया के नाम से ही फ्लैट बिकेगा, कोई और चाहे सुपर एरिया हो या बिल्टअप एरिया हो, उसके नाम से फ्लैट नहीं बिकेगा, जो कि भाजपा ने 2014 में चेंज किया, और फिर बाद में जब हमने गोपाल जी तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। आपसे भी जवाब लिया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया भी ली जाएगी, लेकिन बहुत से मेहमान जुड़े हुए, सबको वक्त देने की जरूरत है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। जी, आप दोनों यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं होम बायर्स की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई इस तरीके से डिबेट में सामने आ रही है। नवीन रहेजा, चेयरमैन रहेजा ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन जी, ये बताइए कि बिल्डर्स अपनी मनमानी करते थे, ये तो साफ हो गया, लेकिन क्या वाकई इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी, इस ड्राफ्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डर्स की मनमानी थी, आज वो खुद उसका खामियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल ठीक सच है, और मेरे ख्याल से हमें बड़ी ईमानदारी से एडमिट करनी चाहिए कि पूरे देश में कस्टमर्स सफ़र कर रहे थे,
बहुत सारे, हर कोई आदमी बिना पैसा, बिना ज़मीन, बिना लाइसेंस, हर कोई आदमी बिल्डर बन रहा था। और जो मर्जी तरीके से, जो मर्जी कंडीशंस लगा के, जैसे मर्जी आम जनता को एक तरीके से एजेंटों के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, किसी लुभाने विज्ञापन दे के एक हर तरीके से लोगों से पैसे बटोरे जा रहे थे। इस बिल के आने से कम एक बात बिल्कुल क्लियर है जी कि उन लोगों के दिन खत्म हो गए। आज हमें अगर करना है, अगर इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, तो जब तक ग्राहक और सर्विस प्रोवाइडर बिल्डर होता है, जब तक इनका आपस में समन्वय नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, रिलेशन वापस कॉन्फिडेंस का डेवलप नहीं होगा, तब तक इस देश की इकोनॉमी में रियल एस्टेट आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस बिल के आने से कस्टमर का भी फायदा है और बिल्डर का भी फायदा है। मेरे ख्याल से इसके जो जितने भी प्रावधान हैं, बड़ी अच्छी डिबेट के साथ बड़े अच्छे तरीके से निकल के आए हैं। और इसमें अब जो है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो ठीक डेवलपर्स हैं वो सरवाइव करेंगे और जो गलत तरीके से लूटपाट थी वो बंद हो जाएगी और बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, कानून की रेस्पेक्ट करेंगे, डरेंगे कानून से। और मेरे ख्याल से ये मेल प्रैक्टिसेस खत्म होंगी। काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, टाइम पे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट में कमियां नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर की तरह ही जो आदमी काम करेगा वही आगे मार्केट में सर्वाइव करेगा और कोई नहीं कर सकता। नवीन जी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है जो कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, एक वेलकम स्टेप आप इसे मान रहे हैं। लेकिन छोटे बिल्डर्स की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स भी हैं जिनके आए दिन इस तरीके से प्रोजेक्ट्स में डिले होते हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर प्रदर्शन करने को लेकर। और एक पॉइंट और है इस ड्राफ्ट में, जो यहाँ पर मुआवजे की बात की गई है, तो जो एक्सपर्ट्स नवीन जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका एक तर्क यहाँ पर यह भी था कि बिल्डर्स के ऊपर इससे काफी भारी बोझ पड़ जाएगा, जिससे और ज्यादा शायद डिले हो सकता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए, आप पहले ही सोच के चले, अपनी इकोनॉमिक्स टाइमलाइन अपनी सोच के चले कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम में आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन कितने रुपए और किस रेट में दे सकते हैं। आप पहले से ही सोच के चलिए, भेड़ चाल मत करिए, प्रैक्टिकली चलिए, अपने आप को असेस करिए, अपने पास्ट को असेस करिए और उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। क्योंकि आप जनता से पैसा ले रहे हैं, आम आदमी से पैसा ले रहे हैं, उसकी ज़िंदगी की कमाई ले रहे हैं, तो उसको जवाब भी तो देना है जी। लेकिन ऐसे बहुत से मामले अभी बिल्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी मेरे ख्याल से। जी नवीन जी बताइए, पूरी कीजिए अपनी बात। अगर जो प्रावधान किए गए हैं, मेरे ख्याल से ओवर सप्लाई क्रिएट करना भी मुश्किल होगा। जितना प्रोजेक्ट आदमी बना सकता है उतने ही प्रोजेक्ट लेगा, क्योंकि उससे आगे अगर प्रोजेक्ट लेगा तो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाएगा। जी, इनके प्रोजेक्ट में कितना फर्क होता है, इनके प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से लेगा। नवीन जी, यहाँ पर ललित टेकचंदानी हैं एक्सपर्ट, वो भी यहाँ पर कुछ सवाल है उनके जहन में, वो पूछना चाह रहे हैं। जी ललित जी। मैं सर ये कह रहा था कि जो हम ये बात करते हैं कारपेट एरिया की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आप जैसे बिल्डर हैं, आप कहीं ना कहीं एक कॉस्ट जो आती है आपको एक अपार्टमेंट बिल्ड करने में, और जो अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ये सब रख के आप क्या किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करेंगे? आप कारपेट एरिया पे चार्ज करेंगे या सुपर एरिया पे चार्ज करेंगे और कारपेट एरिया दिखाएंगे? किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो आपको 70% फंड पार्क करना है कंस्ट्रक्शन और उसमें लैंड कॉस्ट में, आप 30% से बाकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी सैलरीज, आपकी काफी चीजें होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रियल एस्टेट, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? मैं दोनों बताता हूं। देखिए, अब जो टाइम है, हमने इसके आने के बाद जो है, रियल एस्टेट कभी आया नहीं, हालांकि हमारे स्टेट्स में अभी तक जो है इसमें एक्ट पास नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जो इसके बाद भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं और उसके अंदर हमने रियल एस्टेट के, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के ड्राफ्टिंग में मैं पिछले कई साल से इन्वॉल्व था। फाइनल जो राज्यसभा की कमेटी है उसमें भी हमारी प्रेजेंटेशन रही थी। जो निकल के आया था हमें पता है ये निकल के आया, हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। नंबर 1, इंटरेस्ट कंपनसेशन 12% कर दिया है, अगर लेट होगा तो 12 ही देंगे, और कस्टमर नहीं देगा तो उससे 12% का ही इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको इक्वल कर दिया है। जहाँ तक कारपेट एरिया का सवाल है और बिल्ट अप एरिया का सवाल है, हमने अपार्टमेंट
का नक्शा सामने रख दिया है, उसका प्राइस बता दिया है ये है, और उसका कारपेट एरिया बता दिया है ये है, और ओवरऑल फैसिलिटीज़ ये है, ओवरऑल ग्रॉस एरिया भी बता दिया, लेकिन कारपेट एरिया के बेस पे बोल दिया कोई भी अगर डेविएशन होगी तो कारपेट एरिया के अकॉर्डिंगली चार्ज होगी। लेकिन हमने अपार्टमेंट का प्राइस फिक्स कर दिया है, कस्टमर पे छोड़ दिया है कि आप डीजल लें, आपको पसंद है आप खरीदें, नहीं पसंद मत खरीदें। ये इसके टोटल ट्रांसपेरेंटली ये इसके एरियाज हैं, ये इसकी पास ड्राइंग है, इसको दोबारा बदला नहीं जाएगा। तो ये टाइमलाइन हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए। आपके लेआउट्स दिखाए थे कि आपके रूम के साइजेस ये है वो है, ये तो आज से 15 साल से होता आ रहा है। फिर हम ये कारपेट एरिया का मुद्दा ऐसे इतना हाईलाइट करके क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज 15 साल पहले भी फ्लोर प्लान होता था, आपके एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि 10% डिविएशन पहले कारपेट नहीं देखो, पहले कारपेट एरिया नहीं बताया जाता था, ये मार्केट प्रैक्टिस थी। नहीं, पहले लोग सुपर एरिया बोला सवाल पूछना चाहते हैं जी अमन जी। कारपेट एरिया का नाम ही नहीं लेते थे। जी 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 रेजा जी, अब जो है कारपेट एरिया मैंडेटरी है। नहीं, आपको लिखना जरूरी है, लेकिन आप जो बनाएंगे, आपको जो बेचना है, जिस रेट पे बेचना है बेचेंगे तो आप वैसे ही। कारपेट एरिया के बेसिस पर नहीं होती थी, तो जो कॉन्सेप्ट आया कारपेट एरिया का, ये देखिए हम फ्लैट अब हम एक बहुत बड़ा चेंज था रियल एस्टेट मार्केट में कि अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कारपेट एरिया एक मिनट मुझे यही मैं बस पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था। वो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कारपेट एरिया वाली ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, व्हिच इज वेरी गुड पॉइंट का। वो अब स्कोप कहीं ना कहीं इस बिल से आ गई। देखिए आ गई, आनी चाहिए नहीं, आ चुकी है। बिना कारपेट एरिया के अब आप बेचेंगे, आज नहीं तो कल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाद में डिक्लेयर करेंगे तो लड़ाई करेगा कस्टमर आपके साथ, झगड़ेगा। इसलिए आप आज ही क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? जी तो चलिए, अब बिल्डर्स को भी जरूर ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी अपनी तरफ से। तो और नितिन सक्सेना भी हमारे साथ बने हुए। नितिन जी ये बताइए, अक्सर बिल्डर्स का ये तर्क रहता है कि अगर प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है तो तमाम तरीके के एनओसीज अथॉरिटीज से लेने पड़ते हैं, हर लेवल पे वहां पर दिक्कतें आती हैं, अथॉरिटीज की तरफ से डिले किया जाता है। तो आपको लगता है कि एक ये पॉइंट भी अड़ सकता है और कहीं ये जो कानून है पेचीदगियों में ना फंस जाए, ये भी एक मोड़ जरूर आ सकता है आगे जाकर? देखिए, गवर्नमेंट का जो भी कानून है बिल्कुल क्लियर है, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे नोएडा को, पर बिल्डर्स उसका कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण इनको एनओसी नहीं मिलती। ये सोचते हैं कि हर ऑफिसर्स को मैनेज कर लेंगे, वो हो नहीं पा रहा था। हम 1996 में न्यूज़पेपर्स में हम ये लिख रहे हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी आनी चाहिए, बिल्डर्स के ये नॉर्म्स होने चाहिए, वो जाकर अब आया है और वो भी बड़ा माइल्ड आया है। मैं तो कहूँगा बहुत इससे भी ज़्यादा अब मैं माइल्ड बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आदमी मकान नहीं ले रहा, उसके पीछे 5 सदस्य और हैं जो सफ़र कर रहे हैं, और इनकी हैरेसमेंट से उनको बीमारियाँ हो रही हैं और वो पैसे से कंपनसेट की ही नहीं जा सकती। उसको इतना हैरेसमेंट होता है, इनके चक्कर काटते हैं तो ये लोग कोई मिलता नहीं है। लेकिन ये जिसको माइल्ड बता रहे हैं, ये बताइए 11% का अगर जो ये तो हमारे कंज्यूमर कोर्ट ने भी 12% दिया है नेशनल कमीशन में, तो बहुत सारे चक्कर काटने हाँ उसके लिए। पर वही हम कह रहे हैं कि सरकार को ऐसी सजा देनी चाहिए, इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई सुसाइड्स तक हुए हैं, कंज्यूमर्स ने सुसाइड कर लिए। आप उनको फ्लैट नहीं देंगे, उसने ईएमआई दे दी, वो बैंक को अगर डिफॉल्ट करेगा उसका सिबिल खराब हो जाएगा, आगे उसको कोई लोन नहीं मिलने का, उसकी अपनी बच्ची की शादी है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। आप अब भी ये मान रहे हैं? अभी भी मान रहा हूँ कि इनके ऊपर और कड़े कानून होने चाहिए, जिससे हैंकी नहीं डरने वाले। हाँ, मतलब 11-12% से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने का। जैसे रहेजा साहब बता रहे हैं कि 11-12% हम दे देंगे, क्योंकि इनको बैंक से ही 15% ब्याज मिलता है। ये 11-12% अगर कंज्यूमर को दे दिए तो इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर हार्श पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे छोटे मोटे जो बिल्डर्स हैं वो बिल्कुल वैनिश हो जाए। और अगर जब तक इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होंगे, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा लाइफ लॉन्ग, तब तक इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कंज्यूमर का दर्द क्या है, कंज्यूमर का दर्द क्या है, इनको समझ में नहीं आएगा। ना पॉलिटिशियंस को आएगा ना बिल्डर्स को आएगा। सीधा बिल्डर्स को बोल दीजिए अपना काम बंद कर दें, बंद कर देना चाहिए। अगर ये फ्लैट नहीं दे सकते तो बंद कर देना चाहिए। पहले बोले कि 5 साल के अंदर देंगे, 5 साल के अंदर देंगे, 5 साल में दें। ये बोलते हैं 2 साल में देंगे और कंज्यूमर को चक्कर लगाते हैं 7 साल के। आपका क्या सपोर्ट है? एक बिल्डिंग बन रही है, एनजीटी एकदम से खड़ी हो जाती है रातों रात की, इसकी कंस्ट्रक्शन बंद करो। आप उनके वहां पे आप अथॉरिटी की लैंड लेते हैं, नोएडा अथॉरिटी की आप लैंड ले रहे हैं
और वहां पे आ जाता है कि ये लैंड लेकिन यहाँ पर अगर होम बायर्स की बात आ रही है तो एनजीटी को खड़े होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अगर बिल्डर 2 साल की जगह पोजीशन नहीं दे पाता, 5 या 6 साल लग जाते हैं, तो जाहिर है उसके अंदर कौन पिस रहा है ललित जी? कौन पिस रहा है? 11-12% तो कंज्यूमर सेट की ज्यादा मैंने ये रियल एस्टेट बिल को मैंने वेलकम किया है। मैंने इसको बस यही बोला है कि कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। 70% आप एक जगह पे सिक्योर कर देंगे, आप 30% में काम नहीं कर सकते। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपको इसमें बिल्डर्स का दर्द नजर आ रहा है? नहीं, बिल्डर्स का सबके नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप सारे बिल्डर्स को अगर आप जेल में डाल दोगे तो आपका प्रोजेक्ट कौन पूरा करेगा? अगर एक बात बताइए, वादा किया जाता है, अगर एग्रीमेंट में वादा किया जाता है कि 2014 में पोजीशन मिल जाएगा, 2014 की जगह 2017, 18, 16 हो जाता है, तो उस दौरान होम बायर किस तरीके से अपना गुजारा कर रहा है? एक आम आदमी और वो भी डिफेक्टिव टाइटल ले रहा है, के लिए लड़ रहा है। नामी बिल्डर आपको ये सोचना चाहिए। आप नहीं, मैं उसी पॉइंट से नहीं सोच रहा हूं। मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं कि कंज्यूमर के लिए तो बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके पास गवर्नमेंट की इतनी मशीनरी नहीं है कि हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड कर सके। आप प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। तो इसका मतलब बिल्डर्स, अगर गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है तो इसका मतलब बिल्डर्स अपनी मनमानी करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल का रुख करना चाहूंगी। इन्होंने बहुत बुरा किया। गोपाल जी, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस डिबेट को थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। मैं सुन रहा हूँ, अगर आप गैलरी को बात करेंगे, आज की डेट में सबसे पहले हमें समझना है कि इस समस्या क्यों हुई। आज समस्या बहुत जटिल है, उसका वन साइडेड व्यू अगर हम लेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अल्टीमेटली इसमें बैंक का भी पैसा फंसा हुआ है, उसके बाद कंज्यूमर का पैसा फंसा हुआ है, देश की हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, मकानों के रेट इतने बढ़ गए कि आज की डेट में पूरा ये जो ब्लैक मनी का जो सिस्टम रियल एस्टेट पे घुस गया था, उसका भी सॉल्यूशन, पार्किंग का जो प्रोसेस है उसको भी संभलना है। तो एक बैलेंस व्यू लेके हमें सरकार चलानी है, बाकी लोगों को तो कुछ करना नहीं है, केवल यहाँ पे आके अगर शोर मचाना है, ये करना है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या करता है? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठा के उस समस्या का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेगी। ऐसा नहीं है कि आज कंज्यूमर प्रॉब्लम में बिल्डर्स ने उन्हें चोर डकैती कर ली, उनका पैसा लूट लिया, बैंक का पैसा लूट लिया। अल्टीमेटली इसके लिए जो ब्लैक शीप्स हैं, जो बदमाश प्रमोटर है, बिल्डर है, उनको सजा देनी है, उनको आइडेंटिफाई करना, और उनके साथ जो क्रोनी कैपिटलिस्ट पॉलिटिशियन और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी, उन सबको सजा देनी है। आप यहाँ पर तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं कि तालमेल यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तभी होम बायर्स को उनका घर मिल सकेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पहल तो जो सरकार है उसको करनी पड़ेगी। गोपाल जी, पहल किसको करनी पड़ेगी? पहला स्टेप किसको लेना होगा? सरकार को, जो सत्ता में है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना होगा। हम तो कर रहे हैं आज, बिल्कुल हम तो कर रहे हैं, तभी तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लाए, उसके बाद रेगुलेशन रूल्स ले आए। गोपाल जी, आज गोपाल जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ करना चाहूंगी। ये ड्राफ्ट जो सरकार की तरफ से लाया गया है, गोपाल जी मुझे भी थोड़ा समय दीजिए बोलने के लिए। एक डाउट है इसमें कि जो ड्राफ्ट यहाँ पर लाया गया है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आपने सुना होगा, उनका तर्क यही है कि इतने से भी बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम नहीं लगने वाली है, और ज्यादा किया जाना चाहिए, और ज्यादा किया जाना चाहिए। तो क्यों ऐसा नहीं होता? अगर किसी बिल्डर की मनमानी यहाँ पर गोपाल जी सामने आती है, तो क्यों उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? बिल्कुल, अब मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात, कानूनों से कोई सोल्यूशन नहीं होते, केवल सरकार की विल चाहिए। अगर सरकार के पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो बिल्डर से पैसे खाते हैं, तो वो क्या उसका सॉल्यूशन करेंगे? वो तो वही सरकार कर सकती है जो ईमानदारी से, पहले तो सबसे पहले टॉप लेवल की बेईमानी खत्म होनी चाहिए। हमारा 2 साल का जो एक्सपीरियंस है, आप देखिए, टॉप लेवल की करप्शन को हमने बिल्कुल खत्म करने किया है। ट्रांसपेरेंसी हर क्षेत्र में लाए, लैंड एक्विजिशन में लाए, बैंकों में लाए। और अगर टॉप लेवल के अगर लोग करप्ट है, देश के पॉलिटिशियन या सत्ता वाले, तो वह कितने ही कानून ले आए, कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा जी। आज की डेट में अगर हम जो चीजें ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, आज आप देखिए
ये जो एनओसी की बात आपने कही है कितनी महत्वपूर्ण है। अगर सरकार जयंती टैक्स लेके काम करेगी तो कहां से एनओसी मिल जाएगा। और बिल्डर कह रहा है, आज मैंने कई बिल्डर से बात की है, हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, बोला सरकार के लोगों ने पैसा खा लिया हमारा, तो हमने घूस देके तो जमीन अलॉट करवाई है। नोएडा अथॉरिटी पूरी घूस लेके जमीन लेती है, ब्लैक में 50% लेती है। समाजवादी पार्टी जवाब दे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए अब क्या किया जाएगा आपकी तरफ तो से? यह जो प्रॉब्लम है जी गोपाल जी, ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने यही तो बिल्डर्स कह की अभी रहे बताई हैं कि किस तरीके से घूस वगैरह पड़ी जमीन के लिए, इसके लिए क्या किया जाएगा? नोएडा अथॉरिटी बिल्डर से कैश में पैसा खा रही है, वो पैसा समाजवादी पार्टी के नेताओं पे जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो चलिए, अभी तो फिलहाल समाजवादी पार्टी से कोई भी नुमाइंदा इस डिबेट में हमारे साथ नहीं है, तो हम किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं ले सकते हैं उनसे। लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ अमन जी बने हुए हैं। अमन जी, ये बताइए गोपाल जी का, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यूपीए सरकार ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने कितनी चीजों में जयंती टैक्स तो यूपीए सरकार। तो चलिए उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। आपने तमाम सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं गोपाल जी, आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अमन जी इसका जवाब दे सकेंगे। जी अमन जी बताइए। मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा है शिल्पा जी कि ये गोपाल जी कह रहे हैं जो बैलेंस करने की जरूरत है, तो ये इतना प्रो बिल्डर होके क्यों बात कर रहे हैं? क्या ये प्रो बिल्डर लेजिस्लेशन आज इनकी सरकार लेकर के आई है, या जो बायर हैं उनके भले के लिए लेजिस्लेशन लेकर के आई है? एक और जो बायर है वो उस तरीके से बिल्डर को परेशान कर रहा है कि वो सिर्फ ईएमआई ही नहीं, बल्कि जो 6-8 साल तक जो डिले हो रहा है बिल्डर के, उसको अपना रेंट भी, जो एक वो रेंटेड अकोमोडेशन पे जहां रह रहा है, उसको ईएमआई के साथ अपना रेंट भी पे करना समस्या का। तो मेरे ख्याल से जो जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट का जो रुख होना चाहिए वो प्रो बिल्डर नहीं प्रो बायर होना चाहिए। और ये जो 11% का जो प्रावधान आज इन्होंने प्रपोज किया है, प्रो बिल्डर होना चाहिए ना प्रो बायर होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो रुख है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो इस पर 18% इंटरेस्ट दे रही है। तो ये 11% का जो इंटरेस्ट है ये कहीं से भी प्रो कंज्यूमर नहीं हो सकता। नेशनल कमीशन में 18% इंटरेस्ट करना चाहिए। और अभी तो जो ये सारे 18% इंटरेस्ट दे रही है और यहाँ 11%, और कंज्यूमर अगर 10% इंटरेस्ट पे पैसा लेता है तो उसको 13% पड़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं उसको वो 13% इंटरेस्ट पड़ता है। बिल्डर पे लगनी चाहिए जो डिले होता है उसकी वजह से। जी तो गोपाल जी, यहाँ तो तमाम तरीके की जो कमियां निकाली जा रही है, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। ये अगर आप ये ड्राफ्ट लेकर आपकी सरकार आई है, अच्छी पहल, इसे चलिए हम मानते हैं, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जुर्माने की बात की गई है और भी तमाम चीजें हैं, उसमें तो जो कंज्यूमर का हित है वो दब जाएगा, पूरे तरीके से वो दबता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक समस्या मैं आपको बताता हूं, आज अगर बिल्डर है नहीं, अगर बिल्डर पे आप जो जोर लगा दे, कुछ भी कर दे, और फिर उसके बाद वो बिल्डर कई जगह मैंने देखा है, बिल्डर कहता है कि आप ही लोग संभाल लो, वो कह रहा प्रोजेक्ट छोड़ के भाग रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रो बिल्डर नहीं, मैं कह रहा हूं प्रो कंज्यूमर बात कर रहे हैं, एक समस्या बात कर रहे हैं, पहले तो अपना तर्क तय कर। तो डाइवर्शन ऑफ फंड्स है। गोपाल जी, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, प्रो कंज्यूमर और प्रो। हाँ देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, उसे समझिए। इसमें सॉल्यूशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से जो कंज्यूमर है बिल्डर के बाहर, बिल्डर के दबाने से उसके बाहर से दब रहा है, जो कठिनाई वो फेस कर रहा है, अगर आपको आज वो भी नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता आप किसी तरीके का बैलेंस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। आप 2013 तक तो बिल्डर से मिलके सारे पैसे खा गए, अब आप कंज्यूमर की बातें करने लग गए 2013 में, जब आपकी सरकार चली गई। ऐसे थोड़ी होता है। आप इस समस्या का समाधान करिए। समस्या का समाधान क्या है कि कंज्यूमर को मकान मिलना चाहिए, बिल्डर को मारना तो नहीं। आप हमें बताइएगा कि राज्यसभा में बीजेपी ने क्या ये बिल अपने आप ही पास कर दिया? राज्यसभा में बीजेपी ने बिल अपने आप ही पास कर दिया क्या? पार्टीजन पॉलिटिक्स ना करके हमने तो सपोर्ट किया है आपको राज्यसभा में। और अगर 2009 में हमने इसको प्रपोजल दिया, 2012 में हमने ड्राफ्ट तैयार करके किसी भी मुद्दे पर बात तो ये भी सकती है कि 2004 आम आदमी को फायदा होगा, तो कम से कम उसकी तारीफ तो आपको करनी चाहिए। गोपाल जी, अगर विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी का सहयोग कर रहा है, उस मुद्दे पर जो जनता से जुड़ा है, तो उस पर तो जरूर तारीफ होनी चाहिए विपक्ष की। हमने राज्यसभा में सपोर्ट किया है आपके बिल को। ये तो वो बात होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नहीं लेकर के आए इस बिल
देखो कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो वो क्यों नहीं लेकर के आए? तो चलिए सब यहाँ पर तकरीबन 11% जुर्माने का भी प्रावधान इस सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट कानून तैयार है उसमें किया गया है, लेकिन क्या ये काफी है? नवीन रहेजा जी, इससे पहले भी हम आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई इस कानून में भी बहुत ज्यादा लीनियंसी है? क्या आपको लगता है और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए? क्यों, इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है क्योंकि ये भी मांग उठती रही है कि सीधा क्रिमिनल ऑफेंस कर देना चाहिए बिल्डर्स के अगेंस्ट। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ग्राहक को घर देने के लिए इतना तो बिल्डर के पास छोड़ना पड़ेगा स्कोप कि वो घर बना सकता हो जी। अगर आप उसको जरा सी किसी भी बात पे, अगर एनजीटी कोई स्टे ऑर्डर लगा देती है किसी चीज़ पे और आप लेट हो जाते हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बीच में कोई और चीज़ लगा देती है और आप रुक जाते हैं, आपको कॉरपोरेशन से पानी का कनेक्शन जो है कॉरपोरेशन ने लाइन नहीं बिछाई या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाइन नहीं बिछाई, उसने लाइन नहीं दी, उस कारण से आपका प्रोजेक्ट लेट हो गया। अगर आप इन सारे जो सड़क नहीं बनाई अगर सरकार ने बाहर, या आपको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया और उस कारण से आपको ओसी नहीं मिला या कंप्लीशन नहीं मिला और लेट हो गया, आप बिल्डर को उठा के जेल में भेज दें फटाफट। नहीं, उस पर अरे वो क्या कर लेगा? वैलिड रीजन है तो नहीं भेजना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल तो सोचे, नहीं है तो कुछ तो प्रैक्टिकल सोचे आप। चलिए आपका रिएक्शन लेंगे इस पर, बोलने दीजिए नवीन जी। अगर मैं वही तो बता रहा हूँ आपको ग्राहक को डिलीवरी दिलवानी है बिल्डर से मकान बना के, या सिर्फ एक ही सोचना है कि बिल्डर को जेल कैसे भेजना है? आप लाजली ये सोचिए कि इंडिया में इंडस्ट्री भी आगे बढ़े, डिलीवरी ग्राहक को डिलीवरी हो, ग्राहक की सर्विसेज के लिए अथॉरिटीज को भी इसके अंदर जिम्मेवार ठहराएं। जो लोग प्रोजेक्ट को इन बिटवीन कमिटमेंट पूरी नहीं करते, चाहे वो सरकारी अथॉरिटीज हो, चाहे कॉरपोरेशन की ऑफिसर्स हो, चाहे बिजली देने वाले डिपार्टमेंट हो, इन सबको भी तो बीच में लाएं। उनको क्यों आपने बख्श दिया है? जो सरकारी लोग जो बीच में आके अड़चन लगा रहे हैं, प्रोजेक्टों को लेट करवाते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए चीजों को डिले करके बैठते हैं, उनको भी तो पकड़ के लाएं इसके बीच में। जी, बीच में जो और अथॉरिटीज हैं उनको क्यों बख्शा जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ बिल्डर ही क्यों? देखिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा था कि यह जो सिस्टम केवल कानून से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, जो इम्प्लीमेंट करने वाले कितने ईमानदार हैं। तो जो पहले जो अल्टीमेटली मैंने आपको नोएडा अथॉरिटी, यूपीए सरकार, जयंती टैक्स, ये सब इसीलिए कहे थे कि इन सब समस्याओं का जो एक इकोसिस्टम होता है किसी भी काम करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्मूथनेस ऑफ ऑपरेशन है, ये सब चीज़ें आप करेंगे नहीं, उन चीज़ों में बाकी सारे तो भ्रष्टाचारी है। एक बिल्डर अकेला चोर है, इस तरह भी नहीं होता। लेकिन मेरा कहना है कि बिल्डर बहुत बदमाशी करे हैं। वह क्यों किए हैं? क्योंकि नहीं, सुनिए एक मिनट शिल्पा जी, बिल्डरों ने बदमाशी क्यों की है? उन्होंने सिस्टम से पैसे निकाल के पॉलिटिकल लोगों को दिए। बार-बार उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, लेकिन हम भी उसी सवाल पर बने रहेंगे। जवाबदेही उनकी भी। गोपाल जी, अभी भी उसी सवाल पर बने हुए हैं हम, और यही सवाल है। अथॉरिटीज का यार नवीन रहेगा की तरफ से बिल्डर दूध का धुला है आपके लिए। जी गोपाल जी, नवीन रहेजा ने साफ तौर पर सवाल खड़ा किया है। एक बात बता दूंगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, नवीन जी आपका रुक करेंगे। एक बात आपको बता दूंगा, जब तक आप अथॉरिटीज को अकाउंटेबल नहीं करेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। जब तक आप अथॉरिटीज, प्लीज गोपाल जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। आप अगर अपनी सरकार का पक्ष रख रहे हैं तो एक्सपर्ट्स और विपक्ष का क्या कहना है ये आपको जरूर सुनना होगा, तभी किसी तरीके का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। बहरहाल नवीन रहेजा जी, आप कुछ कह रहे हैं। जब तक आप अथॉरिटीज को और जो बीच में प्रोजेक्ट को रुकवाते हैं लोग, जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, इस देश में आप टाइम से डिलीवरी नहीं दे सकते। जितना मर्जी बिल्डरों को जेल में भेज दो। आप गोपाल जी क्या कहेंगे अब इस पर? आप बिल्डर सिर्फ काम कर सकता है, बिल्डर अपने आसपास की चीजों से नहीं लड़ सकता। आप बीजेपी रूल स्टेट्स में बताइए ना कि आपकी सिंगल विंडो क्लियरेंस है आज तक कोई, या बीजेपी रूल स्टेट्स में कोई ऐसी चीज हुई नहीं है? आप ईमानदारी वाली बात कर रहे हो तो आप वो बात बताइए। हम पिछले 10 साल से मांग रहे हैं। हम पिछले 10 साल से, मैं नरेडको का प्रेसिडेंट भी रहा, चेयरमैन भी रहा,
आज मैं फिक्की का भी चेयरमैन नवीन जी, गोपाल अग्रवाल से जवाब लेते हैं। डेली मांग रहे हैं सरकारों तमाम से सवालों के जवाब कि आप ईज ऑफ सिंगल विंडो लाइए, करप्शन खत्म करें। जी चलिए, तो इसी पर जवाब देते हैं। गोपाल जी, सिंगल विंडो अब तो तमाम सवाल खड़े हुए हैं आपके टाइमली क्लियरेंस मिलनी चाहिए, तभी आप बिल्डर को जिम्मेवार ठहराएंगे। आप 2 साल से इतनी भारी बहुमत पे आए हैं, उसके बावजूद 2 साल में भी कुछ नहीं दिखा ऐसा कोई कॉन्फिडेंस मेजर। एक मिनट, अब मैं जवाब दे दूं। जी जरूर जवाब दे दूं। जी अब हम सिर्फ आपको सुनेंगे, अपना अब मैं जवाब जवाब दे दूं। जी देखिए, हाँ, मेरा के जवाब ये है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो स्ट्रॉन्ग कानून है रियल एस्टेट वसुंधरा राजे टैक्स लगा रही हैं, सबसे खट्टर टैक्स जरूरी लगा रहे हैं, अमन नीचे जी, शिवराज चौहान टैक्स लगा रहे हैं। बोल रहे हैं आप। अमन पवार जी, आपको मौका दिया गया था बोलने का, आपकी बात भी रखी देखिए, गई है, अब वो हाँ, कहना क्या चाहते हैं ये भी कम से हाँ, कम सुन अब- लेना चाहिए। जी गोपाल हाँ, जी, मेरी बात जी बताइए। हाँ, देखिए, इस समस्या के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि बिल्डर जो रेगुलेशन नहीं था वो मनमानी कर रहे थे, लूट रहे थे कंज्यूमर को, तो उसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की आवश्यकता थी। जैसे कैपिटल मार्केट में रेगुलेशन आया है उसी तरह की हम ले आए जी। हैं। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के ड्राफ्ट वो ले आए, उसमें जो भी लोगों की अथॉरिटीज की समस्याएं बात हो रही है, आएंगी, जो भी क्योंकि सुझाव वक्त है की कमी उससे है, हम इसीलिए improve अथॉरिटीज करेंगे पर क्या उसको। कार्रवाई किस तरीके से होगी? नहीं, सिंगल विंडो क्लियर नहीं, सिस्टम की बात कही जा रही है, इसके बारे में जवाब तीसरी दीजिए। बात, बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम में एक ईज आप ऑफ मुझे डूइंग पानी बिजनेस नहीं होनी देंगे, आप चाहिए, मुझे बिजली एक नहीं देंगे और ट्रांसपेरेंसी जिम्मेवार होनी मुझे चाहिए और ठहराएंगे। करप्शन फ्री होनी चाहिए। सिस्टम की बात आप अरे कर रहे हैं, आपके 2 साल से मैं तो कह रहा आप हूँ कि सत्ताधारी हैं अथॉरिटीज सेंटर के में। लेवल बताइए पे भी गोपाल करप्शन जी, बिल्कुल कि हटाना आपने चाहिए। हरियाणा में कैसे सिंगल हटनी विंडो चाहिए? क्लियरेंस आप लेकर के आप आए, कह रहे हैं कि हटनी क्या आप चाहिए, किस राजस्थान तरीके में से सिंगल हटाएगी विंडो सरकार क्लियरेंस इसको? लेकर के आए? अथॉरिटीज के लेवल पे अगर कुछ आप होता है तो मध्य क्या प्रदेश में उसका सिंगल विंडो कोई क्लियरेंस लेकर किसी के आए? तरीके का प्रावधान और इस जब ड्राफ्ट में आपकी किया गया सरकार आ गई अथॉरिटीज के तो लेवल बिल्डर के दूध का ऊपर? धुला बन गया, जो कंज्यूमर थे आप उनको जूता मारने लग गए। अमन जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। जी गोपाल जी, आपका कहना है कि अथॉरिटीज पर भी नकेल कसी जाएगी, कैसे कसी जाएगी? ऐसा तो कोई प्रोविजन ड्राफ्ट में अभी तक है ही नहीं। क्यों? देखिए, ऑनलाइन, अरे सारे सिस्टम में ऑनलाइन परमिशंस की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में एक ऑनलाइन परमिशंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात है बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, कंज्यूमर को इतना एम्पावर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियन बीच में पैसा खाते हैं उसको रोक रहे हैं। तो ये सारे चारों पांचों चीजें करने से ही कंज्यूमर, तो चलिए मान लेते हैं कि सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने की। अमन जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, जो कि वक्त की कमी है, क्लोजिंग कमेंट अमन जी आपकी तरफ से। मैं गोपाल जी से इतना पूछना चाहूंगा कि 2 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए, क्या प्रकाश जावड़ेकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर के आए? क्या हरियाणा में खट्टर साहब सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर के आए? आज जब आपकी सरकार के अंडर ये जो कानून अगर जो है उनकी बातें करेंगे तो हमने तो इतने काम किए हैं, आप कह रहे हैं सारे हेल्ड अप प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, ठीक किया, इतने साल से जो सारे हेल्ड अप प्रोजेक्ट्स को हमने ठीक किया, उसके लिए आज आपने बिल्डर को जयंती टैक्स से लोग मर गए थे। ये कौन सी आप प्रो बिल्डर या कोई प्रो बिल्डर को दूध का दूल्हा नहीं बना दिया। हमने समस्या का एक ट्रांसपेरेंट जी, सबको वक्त देना है डिबेट में। नितिन जी, आपको लगता है कि वाकई इससे कुछ फायदा होगा इस ड्राफ्ट से? देखिए, ये बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत ही कंज्यूमर के फेवर में नहीं है। ये 11% का जो इंटरेस्ट है, बिल्डर बड़ी हंसी से ये 11% देगा, नहीं तो हंसी से नहीं देगा, रोते रोते तो दे ही देगा, क्योंकि वो बैंक से उसको 14, 15, 16% जी चलिए, तो और भी कड़ाई यहाँ पर मांग की जा रही है। नवीन रैजा जी, आपकी तरफ से कंज्यूमर को 13% पड़ता है, वो अगर 10% पर अगर तो बहुत आसान है बिल्डर के लिए बहुत आसान है। जब तक इसके ऊपर कड़े कानून नहीं होंगे, अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस होने चाहिए, जैसे उसकी भी मांग की जा रही है, हाँ वो जरूरी है। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से डिले होता है तो बिल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर बिल्डर अगर गलती है, अगर वैलिड रीजंस है, बिल्डर गलती पर है, पैसे का डाइवर्शन है और 5 स्टार होटल्स में पार्टीज है, तो बिल्डर को पनिश होना चाहिए। आपका लास्ट रिएक्शन। नंबर 1, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं, एनवायरमेंट क्लियरेंस की डेलीगेशन हो चुकी है। एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी जावड़ेकर साहब ने इसको स्टेट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट अथॉरिटीज को बोल दिया है कि आप अपने लेवल पे डायरेक्ट क्लियरेंस दीजिए और ये सारी ब्यूरोक्रेसी बीच में से हटाइए। वो ऑलरेडी हो चुका है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। नंबर 2, सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर काम चल रहा है,
लेकिन थोड़ा मेरे को लगता है थोड़े से टाइम में ये थोड़ा भी वक्त होगा और लगेगा। लेकिन मैं एक बात ये बोलूंगा, इसके अलावा थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा। पिछले 10 साल में नहीं हुआ तो एक और हो सकता है 6-8 महीने, 1 साल लग जी जाए। चलिए और कड़ाई की लेकिन यहाँ नंबर पर 3, मैं एक बात बोलूंगा कि जब तक सर्विस प्रोवाइडर्स, बिजली वाले, बिजली प्रोवाइड करने की अथॉरिटी एजेंसीज, पानी देने वाली एजेंसीज, जी, सड़क देने वाली एजेंसीज, जी नवीन जी, सीवर लाइन देने वाली एजेंसीज, जी, तो सभी अथॉरिटीज को जब तक ये सारी जो गवर्नमेंट की क्लियरेंसेस देने वाले, जी, जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेहतर तालमेल की यहाँ पर बात उठ रही है और साथ ही साथ इस ड्राफ्ट को अंदर और भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की मांग की जा रही है, तभी जाकर होम बायर्स की लड़ाई खत्म होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।